मंजरी जी, अब देखिए, कहने को तो सीज फायर लागू था, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उसे एक्सटेंड भी कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को एक्सटेंड क्यों किया है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर हैं? मिड टर्म इलेक्शन है आगे, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है और CSIS की जो रिपोर्ट सामने आ रही है, हथियारों का भी नुकसान हो रहा है, 50% कुछ मिसाइलें तो ऐसी हैं उनका इस्तेमाल किया जा चुका है। तो क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर हैं, या फिर इसे वाकई में सीज फायर आगे बढ़ाने के मूड में है, इस तरह से देखा जाए, या फिर ये बड़े युद्ध से पहले की शांति नजर आ रही है मिडिल ईस्ट? देखिए, मिड टर्म इलेक्शन को तो आप बीच से इसलिए हटा दीजिए क्योंकि अमेरिका आर्मागेडोन वाली देश है। वहां पर बहुत सारे लोगों को हथियार की सेल तभी बढ़ती है जब कहीं लड़ाई होती है। तो एक तरह से डीप स्टेट को जो इनका बहुत अपोज करता है उसको ये सेटिस्फाई करने में खुद सफल हो गए। ईरान में इन्होंने एक स्टॉक पाइल खत्म कर दिया। अब अमेरिका वापस प्रोडक्शन में जाएगा और इन सारे हथियारों का मैन्युफैक्चरिंग करेगा। जो पीछे जो आर्म्स लॉबी है इनकी, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, उसको बहुत ज्यादा जो है पैसे भी मिलेंगे और पावर भी मिलेगी। सो दैट थिंग इज डन। इससे इनके मिड टर्म इलेक्शन में हेल्प मिलेगी क्योंकि इनके यहाँ एक चीज जान लीजिए, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। जो जनरल पब्लिक वोट डालती है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। इस बार भी वोट की काउंटिंग काफी समय तक चलती रही और डोनाल्ड ट्रंप पहले ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिए गए थे, जिसका कारण जो है इलेक्टोरल कॉलेज है। तो एक चीज है कि इनका डेमोक्रेसी से कोई रिश्ता नाता नहीं है। जो लोग इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट वो अलग है। वोटिंग केवल एक तरीके से कही कि फेस वैल्यू के लिए है ताकि अमेरिका अपने आप को डेमोक्रेसी कह सके और बहुत सारे राज्यों में डेमोक्रेसी के नाम पे सत्ता परिवर्तन करा सके। अब अमेरिका के हथियार खत्म होने की बात आती है दूसरे एंगल से कि इस समय वहां पर हथियारों की क्राइसिस है। ये अमेरिका अच्छी तरीके से जानता था कि युद्ध में जा रहा है तो हथियार लगेंगे और उसके बाद उनकी कमी भी आएगी और जो युद्ध विराम है इसके दौरान इनकी मैन्युफैक्चरिंग करा के या अरेंज करा करके इनको स्टॉक पाइल करना है। अमेरिका के करीब 800 बेसेस है वर्ल्ड में। वो अभी अगर एक जगह कमी आ गई तो दूसरी जगह से इस एक हफ्ते में या 10 दिन में अभी थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया इस पीरियड में ला करके वो अपना स्टॉक जो है रिफिल कर सकता है। तो दैट इज द केस। तो हथियारों की कमी का यहाँ खत्म हो जाता है। एक होता है डेटरेंस जिसको ये आराम से लगा सकते हैं ईरान के खिलाफ। वो एक बहुत कॉस्टली अफेयर है। एक्सचेकर को ये बहुत महंगा पड़ेगा। हालांकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इससे बहुत बेनिफिट कर रहा है। तो द थिंग इज कि अमेरिका काफी सारे कर्जे में है। इसको देखते हुए एक चेक लगा सकता है। प्लस अगर इस बार को वो और ज्यादा आगे ले जा सकते हैं तो बूट्स ऑन ग्राउंड ये एक ऐसा विषय है जो अमेरिका की डिक्शनरी से टोटली मिसिंग है। इन्होंने कुर्दों से चाहा कि कुर्द जो है इनसे पैसे लेकर के ग्राउंड इन्वेजन कर ले, वहां पर ये विफल हुए। फिर उन्होंने इराक से अपनी जो इनकी ISIS टाइप की जो स्यूडो रिप्रेजेंटेशन है उससे भी कोशिश की, लेकिन नोबडी वांट्स टू इन्वेड एंटर ईरान। ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा डेटरेंस ईरान ने इनके खिलाफ किया है। तो इसको और एस्केलेट करके भाई हवाई युद्ध तो आपने लड़के देख लिया, ईरान आपसे कमजोर नहीं निकला। आपने एक बार ईरान में जाने की कोशिश की और आपको अपने ही वेसल्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ गया। अब क्या हासिल किया क्या नहीं वो एक मिलिट्री सीक्रेट है, ज्यादा लोगों को पता भी। तो अल्टीमेटली क्या आता है कि इन्होंने सारी कोशिश करके देख ली है। वेट एंड वॉच अब इनके लिए सबसे अच्छा तरीका है। अब यहाँ पर भी वो अच्छे से काउंटर कर सकते हैं कि हॉर्मूज तो उनके पास है। सेकेंडली उन्होंने एक जो है बाबल मंडप पे उन्होंने कह दिया है कि अगर आप ज्यादा यहाँ पे प्रेजेंस दिखाएंगे हम वो भी आपके लिए एक चोक पॉइंट क्रिएट कर देंगे। तो अमेरिका यहाँ पर बैकफुट पे आ रहा है। उनका एक USS हेरल्ड करके जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, या ये कह लीजिए कि वो रिटायर हर्ट, ये उसके लिए एक शब्द टर्म यूज करते हैं, वो चीज आ गई है। तो अमेरिका अगर यहाँ पर और दबाव बढ़ाना चाहेगा तो उसे विश्व के बहुत सारे जगह पर जो उनके नेवल प्रेजेंस है उसको घटाना पड़ेगा। तो वो लोग अपने मतलब ये कह लीजिए कि अलगाववाद की तरफ या अपनी इंडिपेंडेंस की तरफ जाएंगे। तो अमेरिका को अब यहाँ पर इस पॉइंट पे ये भी देखना है कि ईरान ज्यादा जरूरी है
या इंडो पैसिफिक, क्योंकि इंडो पैसिफिक से इन्होंने जो है एक शिप मंगाया था। ऐसे ही आगे आने के लिए इनको जो है उधर अटलांटिस से ओशन से इनको शिप्स मंगाने पड़ेंगे, तो अटलांटिक में प्रेजेंस ज्यादा जरूरी है कि ईरान के ऊपर प्रेशर ज्यादा जरूरी। तो अब ये एक वेइंग पे आ गए हैं, प्रोज एंड कॉन्स इनको ये देखने कि जहां से भी ये अपनी फोर्सेस हटाएंगे वहां पर क्या आफ्टर इफेक्ट होगा, वहां पर अमेरिकन इंटरेस्ट किस तरीके से हैम्पर होंगे और इनको किस तरीके से उसको बैलेंस करना पड़ेगा। सो दैट इज द ओनली चेक पॉइंट। सेकेंडली, जो ये प्रेसीज बनाए हुए हैं उसको एक्ट ऑफ वॉर कह दिया है ईरान ने, तो ईरान अपने होम टर्फ पे है और वो आराम से खेल रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई जल्दी नहीं है। पीछे इसके कैस्पियन सी है जहां से रशिया इनको जो चाहे वो प्रोवाइड कर रहा है। तो अब ईरान एक बहुत मजबूत कंडीशन में है, जबकि अमेरिका जो इनके बेसिस है उनको काफी हानि हुई है, जो इनके रेडार से उनको हानि हुई है, जिसके कारण इस एरिया के सर्विलेंस पे एंड काउंटर अटैक टेक्नोलॉजी इनकी जो पेट्रियट मिसाइल सिस्टम था ये सब उसको बहुत हानि पहुंची है। तो ये वहां पर अगर कोई बेस है भी उसकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है, और इस पीछे इन्होंने काफी सेना यहाँ से हटा ली थी, तो बहुत ज्यादा लोग भी नहीं है, बहुत ज्यादा इनके पास डिफेंस के लिए भी कुछ नहीं है। तो ईरान एक बहुत मजबूत कंडीशन में है, अमेरिका अपनी वल्नरेबिलिटी शो कर रहा है। प्लस जो गल्फ के नेशन है जिनको इन्होंने प्रॉमिस किया था कि पेट्रो डॉलर आप यूज कीजिए, आपको सिक्योरिटी हम देंगे, वो सऊदी वगैरह अब इनसे गुस्सा हो रहा है कि भाई देखो मेरे घर में मिसाइल्स आ रही हैं, अब जो नाउ इज द टाइम कि आप मुझे सिक्योरिटी कवर दें, और आप अक्षम इसमें सिद्ध हो रहे। सो दैट्स द थिंग कि दे आर नॉट ओनली लूजिंग ऑन अदर थिंग, दे आर आल्सो लूजिंग ऑन देयर प्रॉमिसेस एंड रेपुटेशन।